सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितनी भी प्लीज हैं रिगार्डिंग वेरीफाइंग काउंट इन ईवीएम्स, वो प्लीज सारी की सारी वो आपके इलेक्शन से पहले सुनेगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो, आप ईवीएम्स के बारे में आप जानते होंगे, राइट। जब हम बात करते हैं ना, देखो इलेक्शंस की, तो आप जानते हो जब आप वोट करने जाते हो, एक तो यहाँ पर जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास इस तरह से कंट्रोल यूनिट होता है जिसके माध्यम से वो अगला वोट कब डलेगा उसको रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं। आपके सामने ये वाली एक होती है जहां पर सारी अलग अलग पार्टीज और उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं, तो जिसको भी आपने वोट करना होता है उसके सामने ये बटन को दबा देते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेट यूनिट। सही बात है। अब बैलेट यूनिट के साथ में ना एक मशीन और होती है जिसको हम बोलते हैं वीवीपैट। वीवीपैट होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब होता क्या है ना कि मान लो आपने जिसको भी वोट डाला, मान लो जो भी पहले नंबर पे कैंडिडेट था उसको वोट डाला, तो यहाँ पर ना एक कागज की पर्ची निकलेगी। उस पर लिखा होगा हाँ वन, क्योंकि आपने पहले नंबर वाले कैंडिडेट को वोट डाला। क्या नाम था उस बंदे का, क्या पार्टी का, उसका क्या सिंबल था, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे ये क्या जरूरत है इस पर्टिकुलर वीवीपैट की। देखो, वीवीपैट के माध्यम से ना आप देख पाओगे कि मेरा वोट आखिर जा किसको रहा है। आपको भी तो ऐसे मतलब श्योरिटी हो जाती है इसको देख के। सही बात है। पर होता क्या है ना, दरअसल में अगर मैं बात करूं इस प्रोसेस की, तो आप नोटिस करेगा कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर केवल 5 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही वीवीपैट को मैच किया जाता है कि क्या जो इधर वोट्स आई हैं और जो इधर वोट्स आई हैं क्या वो बराबर है। ये एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिर्फ 5 जगह ही, 5 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही इसके रिगार्डिंग किया जाता है। अब एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो तो देश भर में ना पिछली बार 24 लाख वीवीपैट यूज हुई थी, पर वेरीफाई कितने किए? वेरीफाई किए गए सिर्फ और सिर्फ 20,000। नोटिस कर पा रहे हो, यूज इतनी सारी हो रही हैं पर वेरीफाई हो रहे हैं सिर्फ इतने कम। तो बहुत सारी प्लीज गई कि भाई आप सारे के सारे क्यों नहीं वेरीफाई कर देते, ताकि लोगों के अंदर और कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार हमारा वोट जिसको भी जा रहा है उसी बंदे को ही जा रहा है। एंड ऊपर से आप नोटिस करोगे ये जो पर्ची यहाँ पे आई, ये नीचे इस डब्बे में गिरी या नहीं गिरी, कई लोगों को ये भी डाउट है इसके रिगार्डिंग। तो कई बार ऐसी प्लीज भी आती है कि भैया इसका आप ट्रांसपेरेंट बना दो इस बक्से को, ताकि हमें दिखे कि हाँ यार पर्ची एक्चुअल में गिर रही है उस डब्बे के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी प्लीज हैं जो कि इसके रिगार्डिंग बात कर रही हैं। बहुत सारी प्लीज ने बोला है कि यार आप 100% काउंट क्यों नहीं कर लेते, ये इतना कम काउंट क्या है कि 24 लाख आपके पास वीवीपैट, आप सिर्फ 20,000 वीवीपैट को कर रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोलना है कि भैया एक तो इससे टाइम फालतू का जाएगा, इससे बहुत टाइम लग जाएगा इनको मैच करने में, इतना सारा चीजें करने के अंदर। इसके साथ ही 2023 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ना एक बात बोली थी कि भैया देश के नागरिकों के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि अपनी रिकॉर्ड्स को वो अपने क्या कर पाए, वो देख पाए और उसको वेरीफाई कर पाए। दे डोंट हैव द फंडामेंटल राइट टू वेरीफाई थ्रू वीवीपैट दैट देयर वोट्स वर रिकॉर्डेड एज कास्ट एंड काउंटेड एज रिकॉर्डेड। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा ईसीआई का कहना है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे के ऊपर क्या कहता है, ये सारी चीजें हमें आने वाले दिनों के अंदर पता लगेंगी। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन ऑफ इंडिया केस था, उसके अंदर बात करी गई थी कि फुल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस ऑफ वोटर्स बढ़ता है वीवीपैट वगैरह जैसी चीजों से। दोस्तों, डेट है आज की 4 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज साउथ एशिया इंडिया लूजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का कहना है। देखो, यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है। पहली बात तो वर्ल्ड बैंक आखिर होता क्या है, एंड दूसरी चीज कि आखिर ये रिपोर्ट कहती क्या है। पहला तो ये समझो, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है जॉब्स फॉर रिजिलियंस। कोई आपसे पूछे जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो ध्यान रखिएगा ये रिलीज कर जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब ये रिपोर्ट ना इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी, ये रिपोर्ट थी साउथ एशिया के स्पेसिफिक। अब साउथ एशिया की बात करते हुए इन्होंने ये बात करी कि भाई यहाँ पे जो देश है ना, इनकी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, किसी की 7%, किसी की 6%, इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें ना इस पूरे रीजन की, तो यहाँ पर 6% के आसपास या 6.1% के आसपास हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले सालों के अंदर। पर दिक्कत पता क्या है, ग्रोथ ठीक है, इशू इज कि भाई लोगों के पास नौकरियां नहीं है। और यहाँ पर इंडिया की भी बात करी गई है। एक्चुअल में आप नोटिस करो ना, देखो आजकल इंडिया की भी बात कर लो या हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे वहां पर अच्छी खासी आपको यंग पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। इंडिया में भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन बिलो द 35 ईयर्स ऑफ एज है। जब इतने सारे लोग हमारे पास हैं जो काम कर सकते हैं और डिपेंडेंट्स कंपैरेटिवली अभी कम है,
आप नोटिस करो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जो सारे आज के समय यूथ इतना ज्यादा है वो आने वाले टाइम के ऊपर थोड़ा बूढ़ा होता रहेगा। तो जो हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, जहां पर हमारे पास इतने सारे लोग हैं, हम उनको यूज करते हुए अपनी जीडीपी को बहुत बहुत ऊपर बना सकते हैं, पर हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हम जॉब जनरेट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि भैया ये जो ग्रोथ थी कई गुना ज्यादा हो सकती थी अगर हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से यूज किया गया। आप अगर नोटिस करोगे ना, तो ये इंडिया की ही बात है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आप नोटिस करो हमारी जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक रही है एक्सेप्ट फॉर द पेंडेमिक वाला टाइम, अदरवाइज हमारी जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक थी। पर अगर आप नोटिस करो हमारी भैया जॉब्स तो बहुत ही कम है। अगर जीडीपी ग्रो कर रही है पर हमारी जॉब्स हम नहीं लोगों को दे पा रहे, क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि भैया जिनके पास जॉब्स हैं या जो अमीर लोग हैं वो और अमीर और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि जीडीपी तो है ऊपर, पर भाई जिनके पास जॉब्स है ही नहीं उनकी तो हालत बहुत खराब है। तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। बल्कि कुछ साल तो बीच में ऐसे भी रहे हैं जब जॉब्स कम हुई हैं, ठीक है, बढ़ने की बजाय। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का ये कहना कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही होना काफी नहीं है, उसके साथ साथ लोगों के पास अच्छी जॉब्स होना, उनको क्रिएट करना, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी के अंदर इंप्रूव करना, उनको फाइनेंस इंक्रीज करना, ट्रेड ओपननेस दिखाना, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस को इंप्रूव करना एंड एजुकेशन को बेहतर करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज साउथ एशिया और इंडिया हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को लूज कर देंगे। और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अगर उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिली तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा करी गई हैं। अब देखो वर्ल्ड बैंक आप जानते होंगे, एक्चुअल में ना अगर हम बात करें, यहाँ पर आप जानते हो टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा फर्क समझाता हूँ, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। चिंता करने की कोई बात नहीं है, पहले 5 इंस्टीट्यूशन समझो, मैं समझाऊंगा इनका फर्क भी। पहला आपका इंस्टीट्यूशन है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट, जो कहीं ना कहीं आपके सॉवरेन स्टेट्स को लोन्स वगैरह देता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, दूसरा आता है आपका आईडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये आपकी वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज को लोन देता है। आईएफसी की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आपके प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यहाँ पर बात करी जाती है कि अगर मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है, वो दूसरे देश किसी जगह पे ऊपर पैसा डालना चाह रहा है, तो कोई उसको गारंटी भी होनी चाहिए, कोई इसको इंश्योरेंस वगैरह भी होनी चाहिए, तो वो मीगा करता है। इसके साथ ही साथ एक आखिरी चीज होती है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। कोई डिस्प्यूट हो जाए इन्वेस्टर और कंट्रीज के बीच में तो कहीं ना कहीं उसको सुलझाया जाता है आईसीएसआईडी के माध्यम से। तो देखो जब मैं बात करता हूँ ना वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर केवल 2 एंटिटीज आती हैं, आईबीआरडी और आईडीए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, यहाँ पर पांचों की पांचों आ जाती हैं। आईबीआरडी आईडीए तो है ही है, उसके अलावा आपका जो आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर पांचों, वर्ल्ड बैंक के अंदर केवल 2। इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया आईसीएसआईडी को छोड़ के बाकी सबका यहाँ पे मेंबर देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका रिलीज करी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स एंड आज जो हमने डिस्कस किया जॉब्स फॉर रेजिलियंस, ये भी आपका वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडियन लॉरेल ट्री। देखो दरअसल में ना आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत ही फेमस ट्राइब है, कोंडारेड्डी ट्राइब। इन्होंने एक क्लेम किया था कि भाई ये जो पेड़ है ना, ये गर्मियों के अंदर अपने यहाँ पानी स्टोर कर लेता है। तो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखा, चलो ठीक है वेरीफाई करते हैं। और एक्चुअल में जब ये गए ना, तो इन्होंने पेड़ के ऊपर ऐसे थोड़ा सा मारा, इसको थोड़ा इसकी बार्क को तोड़ने की कोशिश करी। तो भाई आप हैरान हो जाओगे, यहाँ से पानी निकला इस तरह से, समझे? तो ये है इंडिया लॉरेल ट्री। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ऐसा देखा जाता है कि समर्स के समय अपनी ट्रंक के अंदर ये पानी को स्टोर कर लेता है। ये पानी की अगर बात करें तो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, थोड़ा सा सोर की टेस्ट होता है इसका, एंड ऑरेंज येलोइश अपीयरेंस इसका पानी का होता है। पर इसको पी सकते हो आप। एंड काफी सारे लोग कहते हैं कि पानी ये जो होता है ना काफी अच्छा होता है पीने के अंदर, इससे सेहत भी बढ़िया रहती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से 6 लीटर तक पानी ये अपने यहाँ पे स्टोर कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है एंड कितना पानी इसने स्टोर किया वो डिपेंड करता है आपने कितने एरिया में उसको लगाया गया है, उसकी बार्क कितनी है, थिकनेस कितनी है ट्रंक की, उन सभी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, और जैसे जैसे आपको ये ग्रो करता रहेगा और इसके अराउंड एक विंग की तरह रिज बन जाएगा, इसका मतलब है कि उसकी स्टेम के अंदर पानी हमें देखने को मिल जाएगा। अब आप जानते हो बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं वहां पे ट्रांसपिरेशन देखने को मिलती है। ट्रांसपिरेशन का अर्थ होता है कि जब कहीं ना कहीं जो वाटर है वो लॉस होता है थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। तो ये ट्रांसपिरेशन और जब वाटर फ्लो के बीच में जो लैग पीरियड होता है, उस समय के ऊपर ये अडेप्टेशन स्ट्रेटजी की तरह काम करता है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे पानी स्टोर कर रखा है। थोड़ा सा और अगर इंडियन लॉरेल ट्री की बात करें तो आप इसका साइंटिफिक नेम देख पाओगे, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा।
बहुत सारे कॉमन नेम्स के थ्रू जाना जाता है, जैसे तमिल के अंदर इसको मरुथम के नाम से जानते हैं, माटी के नाम से कन्नड़ा के अंदर, एंड मराठी के अंदर। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इनके लोकल नेम्स देखने को मिल जाते हैं। ये ट्री आपको सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव देखने को मिल जाएगा। ड्राई एंड मॉइस्ट डेजर्ट्स दोनों के अंदर ये ग्रो करता है इन सदर्न इंडिया। ये जो ट्री है लगभग 30 मीटर टॉल होता है, इसका ट्रंक डायमीटर लगभग 1 मीटर का होता है, और जो बार्क होती है वो फायर रेजिस्टेंस होती है। जो फ्रूट होता है वो आपका एग शेप्ड या फिर ओवल शेप्ड का आपको देखने को मिल जाएगा। जो बात कर रहा था ना मैं यूजेस की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि इसकी लकड़ी एक तो फर्नीचर के लिए यूज होती है, बाकी आपके गिटार वगैरह हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर, बोट्स बनाने के अंदर, इस तरह कैबिनेट वर्क के अंदर अलग अलग पर्पसेस के लिए आप इसकी लकड़ी को यूज करते हो। सिल्क प्रोडक्शन जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इसके लीव्स हैं इस इंडियन लॉरेल ट्री के, वो सिल्क वॉर्म्स यूज करते हैं ताकि उससे तसार सिल्क प्रोड्यूस करी जा पाए। लेदर प्रोडक्शन के अंदर जो इसकी बार्क होती है उसको यूटिलाइज किया जाता है। जो बार्क को डायरिया के अगेंस्ट भी इन मेडिसिनल वे यूज किया जाता है। बाकी मैंने आपको बताया कि पानी इसके अंदर स्टोर रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि स्टमक पेन को क्योर करने के अंदर ये पानी हेल्प करता है। अगर आप इस पेड़ को ऐसे मारोगे ना इसके ऊपर, तो ये जो पानी निकलेगा, अगर आपने इस पानी को पी लिया तो आपके पेट का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और बातें करें कॉन्डरेडी ट्राइब के बारे में, तो आप जानते होंगे कि ये पीटीजी है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हो जाता है। 1991 सेंसस के हिसाब से लगभग 76,000 की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी स्टेट के अंदर? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर मेजरली आपको देखने को मिल जाएंगे। गोदावरी रिवर के आसपास ये रहते हैं। कुछ पॉपुलेशन इनकी ओडिशा एंड तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाती है। मदर टंग इनकी तेलुगु है। एंड इनकी अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप समझिएगा कि इनका खुद का एक इंस्टीट्यूशन होता है सोशल कंट्रोल का, जिसको कुल पंचायत के नाम से जाना जाता है। एंड हर विलेज को एक हेडमैन जिसका नाम होता है पेडा कापू, ठीक है, जो कि एक हेरिडेटरी पोजीशन होती है, उसके द्वारा हेड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट स्वेल वेव्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, कुछ स्वेल स्वेल समझते हो? स्वेल का मतलब होता है सूजना। तो स्वेल वेव्स के द्वारा केरला कोस्ट के कुछ एरियाज को डिस्ट्रॉय किया गया, जिस वजह से वहां के लोकल लोगों के अंदर काफी सारा पैनिक मच गया। अब होता क्या है, समझना है इस बात को। एक होती है आपकी विंड वेव्स। विंड वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? आपकी लोकल विंड के हिसाब से, है कि नहीं? अगर लोकल विंड नहीं होगी तो ये भैया ये खत्म हो जाएंगी जो विंड वेव्स होती हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करता हूँ आपकी स्वेल वेव्स की, तो स्वेल वेव्स ना अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं। इनको लोकल विंड की उतनी जरूरत नहीं होती। ये आपकी जो भी ओशन सरफेस के नीचे आपकी जो एनर्जी होती है उससे कहीं ना कहीं जनरेट होती हैं, और इनको लोकल विंड की इस तरह से जरूरत नहीं पड़ती है। और आप नोटिस भी कर रहे हो ये विंड किस तरह से मूव कर रही है, जबकि स्वेल वेव की आप वेवलेंथ देख पा रहे हो, कितनी लंबी इसकी वेवलेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से दिस आर लॉन्ग वेवलेंथ वेव जो कि आपके सरफेस ऑफ सीज के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। इनको सरफेस ग्रेविटी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, लोकल विंड से ये जनरेट नहीं होती, आपके डिस्टेंस वेदर सिस्टम हो गया, एंड कहीं ना कहीं जो आपका ओशन सरफेस के नीचे जो एनर्जी होती है उससे ये जनरेट होती हैं। एंड दे ऑल्सो डिपेंड कि विंड की स्पीड कितनी है, अमाउंट ऑफ ओशन सरफेस एरिया कितना इफेक्ट हो रहा है, एंड साथ ही साथ कितना टाइम ये विंड ब्लो कर रही है, उसके हिसाब से इनकी जो भी विंड के रिगार्ड वेव्स के रिगार्डिंग जो चीजें होती हैं वो बदलती रहती हैं, राइट। तो अगर विंड वगैरह खत्म भी हो जाती है, जैसे मैं बता रहा था लोकल विंड, तो तब भी ये प्रोग्रेस करती रहेंगी। देखो जो लोकल जो विंड वेव्स होती है ना, इनकी कोई खास डायरेक्शन या कोई खास शेप वगैरह नहीं होती। पर अगर मैं बात करूँ ना स्वेल वेव्स की, यहाँ पर ये उतनी रैंडम नहीं होती, ये प्रॉपर एक तरह से ही मूव करते हैं। दे हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर शेप इनका देखने को मिल जाएगा। शेप और डायरेक्शन इनकी ज्यादा डिफाइंड होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल विंड वेव्स। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इनकी कम होती है स्वेल वेव्स की। वेवलेंथ मैंने आपको बताया वेवलेंथ ज्यादा होती है इनकी। नॉर्मली इनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो 150 मीटर से ऊपर नहीं जाती है, पर कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज के अंदर ये 700 मीटर से भी ज्यादा एक्सटेंड कर जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया दोनों का अंतर, ये वेव नॉर्मली रैंडम होती है, किसी भी हाइट शेप में हो सकती है, पर स्वेल वेव्स के अंदर ये प्रॉपर तरीके से होती हैं। दे आर मोर प्रॉपर शेप, प्रॉपर डायरेक्शन, एंड उसी तरह से ये अकॉर्डिंगली मूव करती हैं। बाकी ये जो सारी जो इसके रिगार्डिंग वार्निंग वगैरह थी इस स्वेल वेव के रिगार्डिंग, वो दी गई है इनक्वाइस के द्वारा। इनक्वाइस क्या है? इनक्वाइस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसको 1999 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, ऑटोनमस बॉडी, एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, एंड एक यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का, एंड ये प्रॉपर डेटा वगैरह प्रोवाइड करता है ओशन डेटा, ताकि उसको अकॉर्डिंगली हम यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटो के रिगार्डिंग। देखो नेटो के टोटल 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप जानते होंगे पिछले महीने जो स्वीडन था उसने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया। इस तरह से आज के समय 31 मेंबर कंट्रीज इसकी हो चुकी हैं। लास्ट ईयर फिनलैंड ने भी ज्वाइन किया था, एंड उससे पहले नॉर्थ मैसेडोनिया ने भी इसको ज्वाइन किया था।
इसको 1949 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन किया था, जिसको वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। देखो नेटो का मेजर जो चीज़ है वो आपका आर्टिकल 5 है इस पर्टिकुलर वाशिंगटन ट्रीटी का, जहां पर बोला जाता है कि अटैक अगेंस्ट वन इज अटैक अगेंस्ट ऑल। तो यही कलेक्टिव डिफेंस का प्रिंसिपल है जो कहीं ना कहीं इसको इतनी ज़्यादा पावर दे देता है, क्योंकि अगर आप किसी एक कंट्री के अगेंस्ट अटैक करते हैं इट मीन्स कि वहाँ पे यूएसए भी आपके अगेंस्ट अटैक कर सकता है, और यूएसए आप जानते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी ऐसी यूरोपियन स्टेट कंट्री जो इस ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को फर्दर करे वो यहाँ पे इसका मेंबर बन सकता है। अगला हमारा टॉपिक है डेनियल कैनमैन जी के बारे में। देखो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, बट आप लोगों ने ना शायद एक बुक के बारे में सुना होगा। कौन सी बुक सर? बुक का नाम है आपका थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है। तो ये जो बुक है ना डेनियल कैनमैन जी के बारे में के द्वारा ही लिखी गई है, एंड साथ ही साथ 2002 के अंदर डेनियल कैनमैन जी को इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आप नोटिस कर पाओगे कितने इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहे हैं। और एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ ना, दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स यानी कि साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इनके बीच में ना रिलेशनशिप इन्होंने एस्टेब्लिश किया। पहले ऐसा माना जाता था कि साइकोलॉजी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, इनके बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। पर नहीं, ये पहले इंसान ऐसे बने जिन्होंने बोला कि नहीं, इन दोनों में बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये थे एक साइकोलॉजिस्ट, पर कहीं ना कहीं इन्होंने इकोनॉमिक्स का इतना लिंकेज था दिखाया उस चीज का, तो अकॉर्डिंगली इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को उसके थ्रू यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। बाकी इन्होंने एमोस त्वर्स्की जी के साथ भी काम किया था। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम की अगर मैं बात बताता हूँ, एक्चुअली इन्होंने ना अपनी बुक के अंदर भी ये बातें लिखी हैं कि इंसान की दो तरह की चीजें होती हैं, एक सिस्टम वन और सिस्टम टू। सिस्टम वन के अंदर ना क्या होता है, हम जो फैसले लेते हैं वो बहुत ही इंट्यूशन से ले लेते हैं। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा यार कि मान लो कोई फैसला लेना है कि चलो यार यहाँ जाना है या नहीं जाना, कुछ लोग बस इंट्यूशन से, या फिर ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये नया बिजनेस खोलना या नहीं खोलना, कुछ लोग एक सेकंड के अंदर या फिर जो उनकी गट फीलिंग होती है, इंट्यूशन होती है, उसके थ्रू फैसले लेते हैं। कुछ लोग नहीं, यार ये मार्केट अच्छी है या नहीं है, उसको पूरा स्टडी करते हैं, बहुत सारा डेटा वगैरह निकालते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बात करी किस तरह से सिस्टम वन और सिस्टम टू के बीच में डाइकॉटमी होती है। इसके अलावा इन्होंने डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करी। इन्होंने एक बात करी डिवाइडेड अटेंशन प्रिंसिपल के ऊपर, जहां पे मल्टीटास्किंग के बारे में बताया गया। कहने का अर्थ क्या था, देखो कई बार ना हमें लगता है कि हम अगर मल्टीटास्किंग करते हैं हम ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ऐसा लगता है हमें कि मान लो एक ही टाइम के ऊपर आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, पर इनका कहना था नहीं, ये अपने आप में बहुत 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 गलत अप्रोच है। क्योंकि अगर मान लो एक तरफ आप पढ़ रहे हो, पर आप साथ ही साथ बहुत सारी और चीजों के रिगार्डिंग प्लान भी कर रहे हो, या फिर कई बार आप गाने सुन रहे हो, गाने सुनते सुनते आप खाना खा रहे हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो मल्टीटास्किंग की, तो आपकी अटेंशन क्या हो जाती है, डिवाइडेड अटेंशन हो जाती है। और जब अटेंशन आपकी डिवाइड हो जाती है, आप एक चीज पे फोकस तो करते ही नहीं हो, एंड इस वजह से वो आपका टाइम बचाने की बजाय उल्टा टाइम ज्यादा खाता है। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो ध्यान ये रखना है आपको भी। ठीक है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर कि जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो, बाकी फालतू की चीजें बाद में। इसके अलावा कुछ और भी इन्होंने बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी लॉस अवर्जन थ्योरी की। ये क्या पॉइंट था? ये पॉइंट ये था कि मान लीजिए अगर आपको मैं आपको बोलूं कि आपको मैंने 10,000 रुपए, या फिर आप एक सड़क पे जा रहे थे, आपको सड़क के ऊपर 10,000 रुपए पड़े हुए मिल गए, तो उस 10,000 रुपए से ना आपको कुछ खुशी होगी। ठीक है ना, मान लो आपको खुशी होती है एक्स यूनिट। ठीक है, अगर मान लो ऑन द अदर हैंड एक दूसरा केस मानते हैं, दूसरे केस में मैंने आपको बोला कि आपके 10,000 रुपए चोरी हो गए, तो 10,000 रुपए चोरी होने की वजह से आपको कुछ दुख होगा। मान लो वो दुख है वाई, तो इन्होंने बोला जो दुख है ना वाई वाला, वो वाई ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू एक्स। यानी कि सेम अमाउंट मिलने से आपकी जो खुशी होती है वो कम होती है, और उसी सेम अमाउंट को खोने की जो दुख होता है वो ज्यादा होता है। इसी को बोलते हैं लॉस अवर्जन। तो इंसान का कोशिश यही रहती है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने लॉस को कम से कम कर पाएं। हम लॉस अवर्स लोग ज्यादा अकॉर्डिंगली होते हैं। बाकी इस तरह से इनकी जो बुक्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिली। इन्होंने हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के बीच में अंतर बताया। कई बार हम लोग कुछ काम करते हैं, कई बार हम जॉब से सेटिस्फाई तो होते हैं, पर जॉब से शायद खुश नहीं होते। पहले इन दोनों टर्म्स को सेम ही समझाता था, पर इन्होंने बोला नहीं, सेटिस्फेक्शन एक अलग चीज होती है, हैप्पीनेस एक अलग चीज होती है। तो इस तरह की कुछ बहुत अलग अलग चीजें इनके द्वारा यहाँ पे बात करी गई है, एंड अकॉर्डिंगली इनको 2002 में मैंने बताया जैसे इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। एक एडिशनल होमवर्क भी है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ये आप ट्राई कीजिएगा, फिर अकॉर्डिंगली इनको भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, राइट, आई थिंक ये होमवर्क गलत आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ठीक है, ये वाला मैं आपको जो आज वाला होमवर्क, ये परसों वाला ही एक्चुअली होमवर्क आ गया है।
कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर हम आने वाले सेशंस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। नथिंग टू बी वरीड अबाउट ऑन दीज पैरामीटर्स। हाँ, आज का आपका होमवर्क एमसीक्यू के अंदर क्या रहेगा? आपका एक होमवर्क रहेगा ये वाला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बाकी सारी चीजें मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा ये वाला, ठीक है ना? तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। कल मैंने आपको एक वोल्बाचिया मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये जो बात हो रही है यहाँ पे वोल्बाचिया मेथड की, आखिर ये होता क्या है। समझो इस बात को। देखो, जैसे मान लो कोई हमारे पास मॉस्किटो है, जैसे एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर ये मॉस्किटो किसी डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो क्या होगा? मॉस्किटो के अंदर उसका ब्लड आ गया, फिर ये मॉस्किटो ने आगे जाके किसी और पर्सन को काटा, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर भी वो क्या हो गया? वो डिजीज इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ये डिजीज इसको भी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डेंगू वगैरह हो गया, ये इस तरह से और भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, इसके माध्यम से आप जानते हो जीका वायरस हो गया, आपका डेंगी हो गया, आपका चिकनगुनिया हो गया, आपका येलो फीवर हो गया, ये अलग अलग तरह की बीमारियां आपको हो जाती हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका एक तकनीका है वॉल्बाचिया मेथड। वॉल्बाचिया आखिर है क्या? ये है एक तरह के बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया ना बहुत सारे आपको इंसेक्ट स्पीशीज के अंदर और मॉस्किटोज के अंदर देखने को मिल जाएगा, पर ये एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के अंदर नहीं होता, ठीक है? तो हम पता क्या करते हैं, वॉल्बाचिया मेथड के अंदर ना हम क्या करेंगे, इस वॉल्बाचिया को, इस बैक्टीरिया को एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के अंदर डाल देंगे। सर इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये है कि जब आप नोटिस करोगे ये मॉस्किटो के अंदर हमने वॉल्बाचिया डाल दिया, जब ये कहीं ना कहीं वाइल्ड फीमेल मॉस्किटो के साथ यहाँ पे इस तरह से मीटिंग होगी इनकी, तब जो एग्स होंगे ना वो एग्स हैच नहीं होंगे, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से ये जो चीज है आगे लोगों को बीमार नहीं कर पाएगी। डू यू गेट द पॉइंट? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, वॉल्बाचिया मेथड के माध्यम से आप वायरल डिजीज के स्प्रेड को रोक रहे हो, जो कि मॉस्किटोस द्वारा होती है। तो ध्यान रखना, वॉल्बाचिया कुछ नहीं, नेचुरल बैक्टीरिया ही है एक तरह से। क्लियर हुई है बात? तो ये वॉल्बाचिया एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, तो इससे इंसान अब बीमार नहीं होगा। तो दिस इज द वॉल्बाचिया मेथड। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था आपका ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग। देखो, आप जानते होंगे कि अलग अलग तरह की हमें हाइड्रोजन देखने को मिल जाती है, जिनमें से एक होती है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन। कौन सी होती है ग्रीन हाइड्रोजन? ऐसी हाइड्रोजन जो आपने कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पे प्रोड्यूस करी है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है कमिंग फ्रॉम ग्रीन रिसोर्सेज। अब इससे हमें पूछा क्या गया था, पूछा था अलग अलग इसके एडवांटेजेस या यूजेस क्या हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे तीनों तीनों करेक्ट है, इनको सब पर्पसेस के लिए यहाँ पे यूज किया जा सकता है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्री। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW Only ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।